हम्म। स्क्रीन। ईश्वरी जी चले गए ना। दिख रही है स्क्रीन? शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आवाज नहीं आई है कुछ हो तो बता दीजिएगा, फिर हम बंद कर देंगे आज की क्लास को, फिर कल से शुरू करेंगे उसको ठीक से। यस मैम। हाँ, तो ये हमारे उसके स्थापना के मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान व अतीत की समझ विकसित करना, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे अतिक्रमण हुए लोग आ गए और चले गए, उससे हमने क्या सीखा कि हमको क्या गलतियां नहीं करना है, ये एक उद्देश्य था। और व्यवसायिक और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना, एजुकेशन ऐसी देना कि जो हमारा जिसमें जिस चीज में हम हुनरमंद हैं उसको आज की टेक्नोलॉजी के साथ उसकी ट्रेनिंग देना। ज्ञान के विकास के द्वारा जीवन जीने की सहज समझ जगाना। कुछ मूल्यों को विकसित करना, जैसे मन की निडरता, कॉन्फिडेंस लाना, विवेक शक्ति, सही और गलत का डिसीजन लेने में मतलब उसकी काबिलियत लाना। और उद्देश्य की अखंडता, मीन्स जो हमने डिसाइड किया कि ऐसा करना है तो उस पे हम अडिग रहे। फिर मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी? विश्वविद्यालय स्तर पर यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या करना है? दो तरह से एजुकेशन होती है, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है और एक एफिलेटेड कॉलेज में। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर 3000 हो स्टूडेंट्स की संख्या, और जो कॉलेज है उनमें इसकी आधी हो यानी कि 1500 हो। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश के लिए एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन कितनी रख दी? 12th पास होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिना बुक के यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए डिवीजन और प्रतिशत का निर्धारण का सुझाव दिया गया। मतलब क्या बोल रहे हैं ये? जो हम हमारी मार्कशीट में देखते हैं परसेंटेज, कितना परसेंट आया आपका, 50% है, 20% है, 30% है, वो सब यहीं से आया। कौन से वाले से? राधा कृष्णन आयोग से इसकी शुरुआत हुई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीजन या फिर परसेंटेज। फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना परसेंट डिसाइड किया? 70%। 55 में सेकंड डिवीजन और 40 में थर्ड डिवीजन। इसने सिफारिश की कि यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल के अनुरूप विश्वविद्यालय, मतलब यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं, वहां पर एक अनुदान आयोग यानी ग्रांट कमीशन, जैसे हमारे यहाँ भी यूजीसी है, एक ग्रांट कमीशन हो जिसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रतिष्ठित शिक्षाविदों से की जाए। मतलब एक आयोग बना जाए, उसी के आप इसको अभी के यूजीसी से रिलेट करें, बिल्कुल को रिलेट करके पढ़ें कि ये जो यूजीसी है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? राधा कृष्णन आयोग से आया कि एक आयोग हो जो अनुदान दे पढ़ने के लिए, मतलब ग्रांट दे, पैसा दे, और उसका एक अध्यक्ष हो पूर्णकालिक। मान लो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया, 1 साल, 5 साल, उतना पूर्णकालिक, वो चेंज ना हो बार बार। और बाकी के कुछ सदस्य हो, कौन हो वो सदस्य? शिक्षाविदों में से, मतलब जो एजुकेटेड पर्सन हो उनमें से उनको बनाया जाए। फिर शिक्षा को समवर्ती, आवाज क्लियर आ रही है ना? बताते जाइएगा साथ साथ। यस मैम। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, लेकिन नीति निर्धारण का अधिकार केंद्र का होगा। अब ये समवर्ती सूची क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट जो भी काम करती, पहले तो गवर्नमेंट बनती है, फिर वो कामों का बंटवारा 2 तरह की। अभी विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग विधानसभाओं में, मतलब अलग अलग स्टेट में
जो चुनाव हुए वो विधानसभा चुनाव कहलाते हैं। फिर एक सेंट्रल में चुनाव होता है, सेंट्रल के लिए लोकसभा चुनाव कहलाते हैं। तो ऐसे ही कामों का बंटवारा, अब इनकी सरकार बन गई, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकार है, ये अपने अपने कामों का बंटवारा कर लेते हैं। मतलब सब अपने अपने काम अपने अपने स्टेट में तो करते ही हैं। और यहाँ पे एक होती है केंद्र सरकार, ये भी कुछ काम इनको देती है, वो ये करते हैं सब लोग। फिर क्या होता है कि ये लोग क्या काम कर सकते हैं और ये क्या कर सकती है, मतलब केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकारें क्या काम करेगी, इनका बंटवारा हो जाता है। तो जो राज्य सरकारें करती हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं, और नहीं, केंद्र सूची में आते हैं वो केंद्र सरकार जो करती है, और राज्य सूची में जो राज्य सरकार करती है, और जो जिसमें ये दोनों कर सकते हैं वो होती है समवर्ती सूची, इसमें दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट की कोई बाउंड्री, सीमा को कुछ छेड़छाड़ करनी है तो उसमें केंद्र सरकार का ही डिसीजन होता है। उतना डीप में नहीं जाना है हमको, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, किसको, शिक्षा को। अभी समवर्ती का मतलब दोनों, जैसी जरूरत हो। ये क्यों लाना पड़ा, मान लीजिए केंद्र सरकार ही सारे डिसीजन लेगी तो वो ठीक नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि बैठी है केंद्र सरकार दिल्ली में, और डिसीजन कोई लेना है या तो कन्याकुमारी में या कहीं और ऐसा दूरवर्ती इस जगह पर लेना है जहाँ की कंडीशन से ये गवर्नमेंट परिचित नहीं है प्रैक्टिकली। यहाँ से तो इन्होंने कोई डिसीजन बना दिया, नियम बना दिया कि ऐसा करना है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां के लोग इस चीज को जानते हैं कि यहाँ के लिए क्या सही है, इसलिए दोनों के उसमें लाना चाहिए इसको, कि ये भी डिसाइड कर सके और ये भी डिसाइड कर सके कि क्या होना चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए। ग्रेजुएशन की अवधि 3 वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ग्रेजुएशन की अवधि 3 वर्ष, पोस्ट ग्रेजुएशन की अवधि 2 वर्ष, और शोध की अवधि 2 वर्ष। मतलब रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए 2 वर्ष का टाइम दिया, 2 इयर्स का टाइम दिया। ये सब चीजें कहाँ से आई, राधा कृष्णन आयोग से आई। ये जो हमारा वर्तमान में चलता है 3 साल की डिग्री, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की 2 साल, ये कहाँ से आई, राधा कृष्णन आयोग से। कार्य दिवस, मतलब जो वर्किंग डेज है वो कितने होना चाहिए, 180, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। परीक्षा कितने दिन में हो रही है उसके अलावा 180 डे का टाइम इसमें रखा गया। उच्च शिक्षा को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा, कला, विज्ञान, व्यवसाय और तकनीकी। इनके लिए अलग अलग विभागों, डिपार्टमेंट जैसे कि आजकल चलते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, वाणिज्य मतलब कमर्शियल, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा, चिकित्सा मतलब मेडिकल, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए स्वतंत्र संबद्ध कॉलेजों की स्थापना की जाए। मतलब जो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का कंसेप्ट भी कहाँ से आया, राधा कृष्णन आयोग से आया। ये हमारा हो गया राधा कृष्णन आयोग कंप्लीट। अब हमारा आता है माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया। क्या है इसकी मेन स्पेशल बातें, 1951 में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर इस आयोग का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर, सीधा क्वेश्चन है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। जो केंद्र सरकार को काम करने के लिए सुझाव और सलाह देता है वो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड होता है। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष कौन थे इसके, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, इसीलिए इसको मुदलियार आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ था, और रिपोर्ट इसने 1953 में पेश की। स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये लाया गया, क्यों बनाया गया, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और इसके पुनर्गठन के उपाय सुझाना। भारत में हर प्रांत के माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य
पाठ्यक्रम और शिक्षण मानक का अध्ययन करना। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना। और माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली, मतलब ये सब सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के लिए बात हो रही है, 8वीं से लेके और सब 6ठी 7वीं 8वीं 6 7 8 क्लास के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणाली का अध्ययन करना। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा की समस्या का अध्ययन और उसके उपाय। पहले क्या चलते थे, प्रांत होते थे, जो स्टेट है उनको प्रांत कहा जाता था। धीरे धीरे स्टेट वाली कंसेप्ट आई। मेन रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी, माध्यमिक शिक्षा हेतु अध्ययन अवधि कितनी हो, 7 वर्ष। बालकों की आयु 11 से 17 वर्ष होनी चाहिए। इस 7 वर्ष की अवधि को भी क्या कर दिया उन्होंने, 2 पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है जूनियर सेकेंडरी स्टेज 3 साल का, सीनियर सेकेंडरी 4 साल का, टोटल 7 साल हो गए। जो सीनियर सेकेंडरी है उसमें क्या क्या दिया जाएगा, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की बात स्वतंत्रता के बाद कौन कर रहा है, मुदलियार कमीशन कर रहा है। कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ा जाए। कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर डिग्री कोर्स में जोड़ा जाए, ये भी इन्होंने कहा। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए अलग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ने बात नहीं की कि जो हैंडीकैप है, विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके लिए एक अलग से स्कूल बनाया जाए। ये कंसेप्ट मुदलियार कमीशन से आया। आजकल होते भी है ना, अलग अलग स्पेशल नीड्स के अलग अलग स्कूल्स होते हैं। और उसके बाद विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, माध्यमिक प्रणाली की स्थापना की जाए। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर जोर दिया जाए, ये राधाकृष्णन में भी बात हुई थी, इसमें भी हुई है। पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जाए। इसके बाद आती है दुर्गाबाई देशमुख समिति। ये पढ़ी हुई है क्या पहले, दुर्गाबाई देशमुख समिति? नो मैम। ठीक है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति भी इसको बोलते हैं। नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, वुमन की एजुकेशन पे स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसमें बात की गई, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति में। योजना आयोग के शैक्षिक पैनल ने जुलाई, योजना आयोग चलता है अभी है या बदल गया, किसने जगह ले ली योजना आयोग की? नीति आयोग में चेंज हो गया है। वेरी गुड, नीति आयोग में बदल गया है। तो पहले 5 साल के लिए प्लान बनाते थे, उसमें योजना आयोग के शैक्षिक पैनल ने, मतलब उस योजना आयोग में जो एजुकेशन से रिलेटेड एक पैनल होता था, उसने जुलाई 1957 को सिफारिश की कि प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य चरणों में लड़कियों के लिए एजुकेशन की प्रकृति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जानना चाहिए कि वर्तमान में कन्याओं की शिक्षा की क्या स्थिति है। सारा ऑब्जर्व करो, सब पे बात करो कि प्राइमरी में स्कूल जाती है, नहीं जाती है, नहीं जाती है तो क्यों नहीं जाती है, क्या कारण है, ये सारी चीजों के लिए मतलब काम किया जाए। स्वतंत्रता के समय देश में महिलाओं की दर अत्यंत कम थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने समिति का गठन किया, जिसकी लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई। ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कौन सा आयोग था या समिति थी जिसकी महिलाओं से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जो है रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली गई, तो वो क्या आएगा, दुर्गाबाई देशमुख समिति। इस समिति का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन महिला शिक्षा की स्थिति को देखकर उसके संबंध में आवश्यक सुझाव देना था। इस समिति का गठन श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में हुआ। जितने भी कमीशन होते हैं, एक नाम उनके अध्यक्ष के नाम पे उस कमीशन का होता ही है। मुख्य सिफारिशें, मेन रिकमेंडेशंस, महिलाओं के लिए अनिवार्य नामांकन होना चाहिए, नॉमिनेशन हो स्कूल में,
कि जा रही है या नहीं जा रही है, ये कंफर्म किया जाए उनका नॉमिनेशन। इस संबंध में 1979 तक सभी 6 से 11 वर्ष की बच्चों का नामांकन अनिवार्य करने का, यानी कि वो जो हम स्टार्टिंग में भी बात करते थे कि एक टाइम पीरियड दिया गया है, 30 साल तक हम डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे। यहाँ पे 6 से 11 साल तक की जो भी बच्चियां हैं उनको स्कूल में 100% नॉमिनेट करेंगे, मतलब हर बच्ची का नाम किसी न किसी स्कूल में हो। तत्पश्चात 1981 तक 11 से 14 वर्ष की सभी बच्चों का नामांकन हो। पहले राउंड में 79 तक 6 से 11, दूसरे राउंड में 11 से 14 1981 तक। और पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों की बालिकाओं हेतु यातायात सुविधा, छात्रावास सुविधा, छात्रवृत्ति की सिफारिश इसी कारण नहीं जा पाती है कि भाई जंगल में से होके जाना पड़ता है, रास्ते खराब है, बहुत सारे कारण है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट किया जाए। जिन क्षेत्रों में बच्चियों के लिए अलग से विद्यालय ना हो वहां को एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। अलग से गर्ल्स स्कूल नहीं है, वहां पे कोएड या को स्कूल में कोएड एजुकेशन के थ्रू उनको पढ़ाया जाए। कुल मिला के जो दुर्गाबाई देशमुख समिति, मेन बात यही ध्यान रखना है कि वो महिला शिक्षा से रिलेटेड थी, और इसीलिए मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसकी अध्यक्ष भी एक महिला थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वयस्क महिलाओं की उपयुक्त शिक्षा हेतु आवश्यक संक्षिप्त पाठ्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। शिक्षकों हेतु आवास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल शिक्षकों का प्रावधान होना चाहिए। गांव में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए भत्ता दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाना चाहिए। विद्यालय में यूनिफॉर्म का प्रावधान हो और मध्याह्न भोजन का प्रावधान हो। क्यों यूनिफॉर्म? ताकि सब में एकता की भावना रहे, कोई अमीर गरीब ऊंच नीच का भेदभाव ना बचे। और भोजन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब स्कूल नहीं भेजते हैं, पेरेंट्स उनका भरण पोषण नहीं कर पाते, उनको भी काम में लगा देते हैं कि बच्चों का भी भोजन की व्यवस्था हो पाए, सारा परिवार खा पाए, तो वो उनको काम में लगा देते हैं। और स्कूल में भोजन मिलने लगेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का तो उनको अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो वो फायदा उनको हो जाएगा। ये हमारी हो गई दुर्गाबाई देशमुख समिति भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा आता है भावनात्मक एकता समिति 1961। ये भावनात्मक एकता समिति का क्या था? इसमें 1961 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस समिति की स्थापना की गई। ये समिति किसने बनाई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, सेंट्रल एजुकेशनल मिनिस्ट्री। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? शिक्षा के माध्यम से विभिन्नता में एकता को स्थापित करना। नाम से स्पष्ट है, एकता समिति। भाषा से संबंधित नीति बनाते समय अल्पसंख्यकों की भाषा की अवहेलना न की जाए। यहाँ पे आपको भावनात्मक एकता का मतलब लगाना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई भाई, बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब इस समिति का। विद्यालयों में प्रतिदिन सत्र आरंभ के समय एक सभा का आयोजन किया जाए जिसमें शिक्षार्थी अपने विचार प्रस्तुत कर सके, प्रार्थना कर सके, जिसके द्वारा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य भावनात्मक संबंध स्थापित हो सके। देश से संबंधित राष्ट्रीय दिवस मनाए जाए, ये भी यहाँ आया, इसमें मनाया जा रहा है ना आजकल। एकता दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस? बताइए, किसी को पता है? अभी शुरू हुआ है, कुछ समय से, कुछ सालों से, 1-2 साल से, 3 साल से। नहीं पता? होमवर्क कल पता करके आई हूँ। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इन्होंने भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। राष्ट्रीय भावना से युक्त कहानी एवं गीत
के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा प्राथमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को मतलब इक्विपमेंट्स दे दिए जाएंगे, उपकरण दे दिए जाएंगे, या फिर खेलने की खिलौने दे दिए जाएंगे। अलग अलग तरीके से करके सीखने वाली मेथड से जो जो जरूरी चीजें रहेंगी वो सब मिल जाएंगी उनको। और उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी लेवल पर विभिन्न भाषाओं, कलाओं, साहित्य और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, भ्रमण विधि आदि द्वारा किया जाएगा। स्कूल में आपने देखा होगा बॉटनी के स्टूडेंट्स को या कॉलेज में बॉटनी के स्टूडेंट्स को ग्राउंड पे ले जाते हैं, अलग अलग पौधे दिखाते हैं, उनका वर्णन करते हैं, सिखाते हैं कि ये क्या है। फिर आ जाता है कोठारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थापना इसकी कब हुई? 14 जुलाई 1964 में। और प्रतिवेदन इसने अपना प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, जो भी उन्होंने तैयार किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद में उसको सबको लिख दिया, वही रिपोर्ट कहलाती है। कुछ अपनी तरफ से उसमें ऐड कर दिया कि ये ऐसा है, इसमें ऐसा होना चाहिए, वो सब क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाती है, प्रतिवेदन। रिपोर्ट कब आई इसकी? 1966 में। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने यह आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में दौलत सिंह कोठारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, को नियुक्त किया गया। विशेष बात, इसकी लगभग सभी सिफारिशें शिक्षा नीति 1868 में सम्मिलित की गई। ऐसा कौन सा आयोग था जिसकी ऑलमोस्ट सभी रिकमेंडेशंस ऐड कर ली गई? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। तो कौन सा आएगा हमारा? कोठारी शिक्षा आयोग। रिकमेंडेशंस कौन कौन सी थी? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क पहली बार फ्री एजुकेशन की बात कौन कर रहा है? कोठारी शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के स्तर पर प्रवेश के नियम कठोर हो, हर कोई ना चला जाए कॉलेज पढ़ने के लिए। AICT अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बॉडी माना जाए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए उत्तरदायी संस्थानों को विकसित किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा से मतलब समझते हैं क्या होती है प्रौढ़ शिक्षा? एडल्ट एजुकेशन। वेरी गुड, एडल्ट एजुकेशन। एक बार बीच में अभियान चलाया गया था, किसी को याद हो, किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि घर घर जाके, जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो घर घर जाके प्रौढ़ लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, कौन सा वर्ग आता है उसमें, 25 से लेके 50 तक का जो ग्रुप है, उसको एजुकेशन दी जाए। एक कार्यक्रम ऐसा चला था प्रौढ़ शिक्षा मिशन के नाम से। शिक्षक के कौशल पर ध्यान दिया जाए। टीचर जो पढ़ा रहा है वो खुद पढ़ाने योग्य है या नहीं है तो उसको और उसकी क्वालिटी में सुधार लाया जाए। शिक्षकों के लिए उचित योग्यता और जिम्मेदारियों के साथ साथ पर्याप्त और संतोषजनक सेवा शर्तें रखी जाए। मतलब उचित योग्यता की भाई आपने ग्रेजुएशन कर लिया तभी पढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ा पाओगे। शिक्षकों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखने की स्वतंत्रता दी गई। अलग अलग आप किसी भी, मतलब जो पहले लेखक होते थे उनको पूरी, आजकल मीडिया काम कर रही है, वो पहले ये काम टीचर करते थे। जागरूकता लाने का काम, शिक्षा देने का काम सब टीचर करते थे, वो लिखते थे। तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लिखने की उनको छूट दी गई। त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य। त्रिभाषा सूत्र यही है जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये इधर ये है त्रिभाषा सूत्र। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी भाषा, इसी को त्रिभाषा सूत्र भी कहते हैं। क्या करना है त्रिभाषा सूत्र में? हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की भाषा को बढ़ावा देना। जो साउथ में है, मतलब जो हिंदी भाषी है वहां पे साउथ को बढ़ावा दो, साउथ की लैंग्वेज को बढ़ावा दो। गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना। मतलब अब साउथ में एक हिंदी और जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है और इंग्लिश यानी कुल मिला के सब में कॉमन कर रहे हैं।
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान हो। शैक्षिक सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने हेतु और सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर पर्याप्त जोर देना। पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के बीच शिक्षा के विकास के लिए क्या करना है? भाई जो पिछड़े क्षेत्रों में उनकी एजुकेशन के बारे में भी सोचें। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए जाए। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाए। उनकी विद्यालय बीच में छोड़ने की जो स्कूल से भाग जाने वाली टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको छुड़ाने की बात करें। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। रोजगार शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा बच्चों को दी जाए, अलग अलग लेवल पर। प्राइमरी पे क्या, माध्यमिक में क्या और उच्च शिक्षा में क्या। आज मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त है।